दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं और आप मेरे पीछे एक मकान देख रहे हैं। ये मकान किसी और का नहीं, आप मेरे सामने यहाँ पे एक बोर्ड देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है अमिताभ ठाकुर, पूर्व IPS, जबरिया रिटायर, जबरिया जेल, फिर जबरिया क्वेश्चन मार्क। आपने इलेक्शन के पहले एक माहौल देखा होगा जिसमें लगातार आप देख रहे थे अमिताभ जी कह रहे थे कि हम गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जस्ट इलेक्शन से पहले उनको जेल कर दी जाती है। तमाम चैनल्स में इंटरव्यूज़ होते हैं। तो इसी सब सिलसिले में आज हम आए हुए हैं अमिताभ जी से बात करने के लिए और ये जानने के लिए कि जब जेल हुई तो जेल में किस तरीके का माहौल था और उससे पहले किस तरीके का प्रेशर था, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं इसका क्या अर्थ है। अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार सर। सर, हम ये सर जानना चाहते हैं, यहाँ मैं देख रहा हूँ जबरिया रिटायर लिखा हुआ, फिर जबरिया जेल, फिर जबरिया क्वेश्चन मार्क। इसका सर अर्थ क्या है जो क्वेश्चन मार्क है? देखिए, जबरिया क्वेश्चन मार्क का अर्थ ये है कि पहले जो जबरिया रिटायर्ड लिखा हुआ है वो अभी मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं एक दिन, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं वन फाइन मॉर्निंग, तो मैं अपने हर दिन की तरह मैं ऑफिस गया और वहाँ अचानक मुझे एक प्रेम पत्र पकड़ा दिया गया कि अब आपको कल से ऑफिस नहीं आना है। बस हो ही गया। उसी तरह से जिस दिन कुछ दिन पहले मैंने कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है, फला जगह से लड़ना है, फला व्यक्ति के खिलाफ लड़ना है, उसकी मैं तैयारी कर रहा था। जिस दिन मैंने कहा कि मैं एक पार्टी हम लोग शुरू करना चाहते हैं, अधिकार सेना हम लोगों ने उसका नाम दिया, और मुझे याद है बल्कि जो है कुछ ऐसा संयोग है कि आप ही के चैनल पे 4 PM पे ही मैंने, मुझे लगता है आखिरी लास्ट इंटरव्यू दिया था सर आपने। जी 4 PM पर दिया, और संजय जी की ऐसी कृपा रही कि उसके ठीक एक आध घंटे बाद मैं मुर्गी की तरह टांग लिया गया और मुझे हजरतगंज थाने ले जाया गया, वहाँ से कोर्ट से जेल, और रात होते होते मैं जेल चला गया। 7 महीने बाद करीब मैं बाहर आया हूँ। तो जो 3 क्वेश्चन मार्क हमने लगाए हैं कि चूंकि जीवन में इस तरह के हादसे हुए और अकस्मात हुए, और मेरा यह बहुत ही दृढ़ मत है कि चाहे वो मुझे रिटायरमेंट का मामला हो या जेल का मामला हो, ये मेरा मत है, ये मेरा दृष्टिकोण है, मेरी सोच है। यह जबरिया थी, यानी कि यह बलात् थी, यह मुझ पर अधिरोपित कर दी गई, क्योंकि मैंने अपनी समझ में, अपनी जानकारी में, और इतना ही नहीं, जो लोग भी मेरे शुभेच्छु ही नहीं, जो मेरे परिचित हैं, मित्र हैं, उनमें से तमाम लोगों का ये कहना और मानना होता है कि आपके साथ गलत हुआ है, ऐसा कहने वाले तमाम लोग हैं। तो उसी संदर्भ में मैं ये 3 प्रश्न जो है मैंने लगाए कि ईश्वर जाने ईश्वर को क्या मंजूर होगा। एक मैं इसी बात में कहना चाहूँगा कि बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी, और बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, जो एक यह था कि एक व्यक्ति का खोपड़ है, खोपड़ को पता नहीं किस किस नियति से गुजरना होगा, और वो अब सोचते हैं लोग कि अब और कुछ नहीं बचा हुआ है, लेकिन उसके भविष्य में और कुछ भी बाकी था, कुछ और हो जाता है। यह जीवन है, इस जीवन में कल किसके साथ क्या हो और क्या क्या झेलना बाकी हो वह कोई नहीं जानता है। मेरे संदर्भ में ये जबरियापन इस हद तक मैंने देख लिया है कि मैंने वही कहा है कि अब ये 3 प्रश्न के रूप में कि क्या जबरिया हो, ईश्वर को क्या मंजूर होगा, और ईश्वर के ही समान जो शक्तिशाली लोग हैं, जो लोग ईश्वर की तरह ही खुद को शक्तिशाली मानते हैं, समझते हैं, लोगों की नियति को डिसाइड कर देते हैं, उनकी इच्छा क्या होगी, यह उसी पर डिपेंड करेगा। अच्छा सर, ये किस तरीके का ये माहौल रहा जब आपको जब उठा करके यहाँ से लेकर गए, तमाम तरीके के लोग तमाम दल के लोग सामने आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आप जेल में रहे, और जिस समय जब आप गए तो उस समय इलेक्शन का माहौल था, अब इलेक्शन हो चुका है। आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब जेल में थे वहाँ अंदर का माहौल क्या था? देखिए, पहली बात तो जो उठाने की बात है, आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि मुझे जो है यहाँ पर जो ACP थी यहाँ की, इस इलाके की, उस समय गोमती नगर, उन्होंने मुझे कहा कि आपको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, आपसे पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। मैंने कहा था, क्योंकि मैं कानून जानता हूँ, काम लायक, भाई ईश्वर की कृपा से मैं IPS अफसर रहा, इतना भर कानून जानता हूँ। मैंने कहा कि अगर पूछताछ होनी है तो घर पे भी हो सकती है। उसके बाद, इसी बात के बाद, चूंकि मुझे किसी भी तरह से ले जाना था, अरेस्ट करना था, अरेस्ट करना होता, आप नियम से अरेस्ट करते, मुझे कोई इशू नहीं था। मैंने कहा भी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस बात की, मैंने कहा कि अगर अरेस्ट करना आप नियम से कीजिए। उन्होंने कहा अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। हमने कहा भाई पूछताछ करना है तो उसके लिए कायदा कानून है, आप हमें बताइए किस बारे में पूछताछ करनी है। लेकिन जिस प्रकार से मुझे ले जाया गया, मैं समझता हूँ वीडियो संभवतः आपके पास आपने देखा हो, वह हो, काफ़ी वायरल हुई जी, तो वह स्थितियाँ थी। आप समझ सकते हैं कि मैं एक रिटायर्ड IPS अफसर भी था, और इतना ही नहीं, सबसे कष्ट का विषय मेरे लिए है कि मैं और मेरी पत्नी
हम दोनों आदमी पर करीब, यहाँ अगर उस वीडियो में आपने देखा हो तो करीब दर्जनों पुलिस वाले थे और लंबे चौड़े थे। और मेरा तो कद भी बहुत ज़्यादा नहीं, 5 फीट 4 इंच का जुमा मैं हूँ। 6-6 फीट के आपकी हाइट के भी लोग थे और तमाम अच्छे कद काठी के थे, आपसे दुगने शरीर के थे। उन सबों के रहते हुए यह कहा गया कि मैंने और मेरी पत्नी ने उन लोगों को इतना मारा कि उनके चोटें आ गई। यह कोई सोचने की बात है? आप खुद समझ लीजिए कि एक सिपाही जो है वो तो 10 लोगों पर भारी पड़ता है और 15 पुलिस वाले हम दोनों उन पर भारी पड़ रहे थे। ये संभव कैसे है? फिर FIR हुआ, चार्जशीट गया। 7 महीने करीब मैं जेल में रहा। जेल में अलग अलग की मानसिक शारीरिक यंत्रणाएँ, मानसिक यंत्रणाएँ मैंने झेली। मैंने तमाम चीज़ों को, क्योंकि मेरी एक बीमारी है कि मैं हर बात को लिपिबद्ध करता हूं, उसको प्रमाणित रखने के लिए, क्योंकि मैं कुछ भी कह रहा हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि CO साहब ने यह बात कही, CP ने बात कही, आप मेरी किसी बात का क्यों विश्वास करेंगे जब तक मैं आपको प्रमाण नहीं दिखा दूंगा? तो मेरे पास उसकी मेरी पत्नी क्या वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कह रही हैं। वैसे ही जेल में मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटी, उसको लेकर मैंने हर बात को या तो CJM को या डिस्ट्रिक्ट जज को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, जहाँ तक मेरे वश में संभव था, जहाँ तक हो पाया, मैंने चीज़ों को लिपिबद्ध किया। समय स्थान के साथ मैंने चीज़ों को बताया कि कैसे कैसे मेरा उत्पीड़न हुआ, गाली गलौज हुआ, 2-4 बार मारपीट की नौबत आई, तन्हाई में लगातार रखा गया। यह सब कुछ मैंने झेला। ये मैं एक अफसर रहा, इसके बाद भी मैंने झेला। जबकि यह आप सभी जानते हैं कि जेल में भी रसूख, पुराना रसूख काफ़ी चलता है। मेरे मामले में चूंकि ऐसे संवाद थे, ऐसे आदेश थे कि इनको उस स्थितियों से गुजारा जाना है, इसलिए मैं गुजरा उससे। किस तरीके की स्थितियां अंदर थी, कुछ बताएंगे हमें? स्थितियों में देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि मुझे तन्हाई की में रखा गया जी। और वो लगभग तन्हाई मैं कहूँगा, क्योंकि मैं और मेरे साथ 1 या 2 और कैदी को रखा गया उस बैरक में जहाँ 50 की संख्या थी। आप जानते हैं कि कोई भी मनुष्य सामान्य तौर पर लोगों से बातचीत करना, एक कंपनी में रहना चाहता है, वो इंसान की फितरत होती है। हम और आप यहाँ बात करते हैं, आपस में मन लग गया। जेल में वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उस पर भी यह जानबूझ के ऐसा माहौल रखा गया ताकि मैं किसी से इंटरेक्ट न कर पाऊँ। कोई मेरे पास मेरे बैरक में आ नहीं सकता था, मैं कहीं जा नहीं सकता था। सुबह से शाम तक लगातार बिना किसी दोष के, बिना मेरे द्वारा ऐसा कोई कृत्य किए, मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। उसका मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर भारी दुष्प्रभाव पड़ा, चाहे वो डिप्रेशन की स्थिति हो, अवसाद की स्थिति हो। कई बार गाली गलौज की नौबतें आई। मैंने उन स्पेसिफिक दृष्टांतों को भी स्पष्ट किया है, व्यक्त किया है, उनको अंकित किया है। मैंने जेल अधीक्षक को दिया, CJ में DJ वगैरह को दिया, NHRC को भेजा है और उम्मीद करूंगा कि उन मामलों में कोई ना कोई सक्षम जो प्राधिकारी हैं अवश्य ही संज्ञान लेंगे। अच्छा सर, आपसे ये जानना, आपसे चुनाव लड़ने वाले थे, आपको क्या लगता है किस तरीके का खतरा इस समय जो CM है योगी आदित्यनाथ, उनको था चुनाव लड़ने से? देखिए, मैं इस पर इसलिए बहुत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं चुनाव लड़ता, मैंने घोषणा की थी, मैं जाता भी, लेकिन मैं अपनी औकात जानता हूँ। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं और बहुत हद तक एक मुंहफट टाइप का आदमी हूँ, सीधी साफ बात बोलता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा वोट वाट मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। भले भाई मैंने जो है चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ये बात कह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है। वो तो मैं समझता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद शायद जो थे, उन्होंने वो जो लड़े, वो तो फिर भी 8-10 हज़ार वोट पा गए। मेरे इस आदमी तो हमको 800 वोट पाता न पाता। अब क्यों कोई उसके बाद भी क्यों इस तरह से मेरे साथ हुआ, ये तो मैं नहीं समझता कि इसका क्या कारण था। मैंने ऐसी कौन सी स्थितियां पैदा कर दी थी, ऐसा कौन सा पॉलिटिकल स्थिति बन गया था कि मेरे साथ ऐसा करना पड़ा। 7 महीना बहुत लंबा समय होता है, वह भी तब जब मेरी समझ में मेरी कोई गलती न हो। इस बात का तो मुझे जीवन भर मलाल रहेगा। हमेशा ये बात मेरे लिए भी रहेगी कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा सर, किस तरीके का मलाल रहेगा अगर आप चुनाव नहीं लड़ पाए? अभी सर किस तरीके का सोच रहे हैं? देखिए, चुनाव नहीं लड़ पाया इसका कोई मलाल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ना मेरे लिए, चुनाव जीतने के लिए तो था ही नहीं। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था, मुझे किसी पार्टी ने भी ऐसा कोई टिकट नहीं दिया था। कोई सपोर्ट करती नहीं करती वो इनकी इच्छा पे थी। उस समय OP राजभर साहब ने कहा था, उस समय वो जो वहाँ के जो पीस पार्टी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे। आगे कौन करता नहीं करता, पॉलिटिकल लोगों के अपने पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होते हैं, लेकिन मैं चुनाव जरूर लड़ता। चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा इसलिए नहीं थी कि मैं जीतूं या हारूं, इच्छा इसलिए थी कि चुनाव की एक मर्यादा है, एक मान्यताएं हैं और
हम कहते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है, भारत निर्वाचन आयोग कहता है कि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना के चुनाव लड़वाते हैं, लोगों को बराबरी की स्थिति देते हैं। मैं यह साबित करना चाहता था और चाहता हूं और चाहूँगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड स्थापित करने की जो बात कही जाती है उसके कथनी और करनी में भी बहुत अंतर है और उन बिंदुओं पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब सिर्फ यह नहीं है, क्रिमिनल कहा जाता है, क्रिमिनल तो एक फैक्टर है, लेकिन मनी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या मनी के लेवल पे, पैसा खर्च करने के लेवल पे सभी पार्टियां एक लेवल पर लाई जा पाई हैं? क्या उन पे यथेष्ट अंकुश लगाया जा पाया है? क्या पावर को, इसका सरकारी पावर का इस्तेमाल करने को लेकर सक्षम ढंग से नियंत्रण हो सका है? क्या जो संस्थाएं हैं जैसे चुनाव आयोग खुद है, अब आप और हम जानते हैं, कई लोगों ने तो खुलेआम कहा कि पता नहीं किन कारणों से चुनाव आयोग खुद कटघरे में आ गई। तो क्या ऐसी स्थिति है कि चुनाव आयोग खुद कटघरे में आ जाए? ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनसे एक जागरूक नागरिक के रूप में मेरा भी सीधा वास्ता है। अच्छा सर, आप अपने कार्यकाल में लगातार सुर्खियों में रहे, क्या आपको लगता है कि सच बोलने खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है? देखिए, ये मुझे लगता है तो अपनी जगह है, लेकिन मुझे यह आश्चर्य लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि आपको सच बोलने खामियाजा भुगतना पड़ा है। अगर मैं खुद कहता, जैसे हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है कि अपन बड़ाई कलन मन को दाई, यानी मन को दाई नाम की कोई वृद्ध महिला होंगी, वो अपनी तारीफ खुद करती थी, तो मैं कहूँ कि मैं सच बोलने के कारण मुझे ये हो गया, ये तो मेरा कहना होगा। मुझे आश्चर्य लगता है कि कई सारे मेरे इष्ट मित्र, परिचित और जो नहीं भी परिचित हैं, जो मुझे मिलते हैं, नाम सुनते हैं, कोई चेहरे से पहचानता है, किसी ने सोशल मीडिया पर, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख रहा है, सर आप ये हैं, आपको सच बोलने का ये करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं खुद कहता और खुद सोचता तो अलग बात थी, लेकिन कुछ न कुछ लोगों को ये बात लग रही है, मतलब संभवतः इसमें कुछ सच्चाई होगी। अच्छा सर, एक बात और करूंगा, जब गिरफ्तारी से पहले जिस अमिताभ ठाकुर को पूरी जनता जानती थी, पूरा देश जानता था, क्या आप भी जो छूट के आए जेल से तो भी वही रहेगा या कुछ चेंजमेंट आएगा लाइफ स्टाइल में, या जो आप जो काम कर रहे थे उसमें? देखिए, अब मेरी तो मान लीजिए कि करीब 30 साल पहले मेरी एक बेहद शानदार महिला से, नूतन ठाकुर से शादी हुई, तो शादी हो गई तो हो गई। अब हमारा तो है नहीं कि रोज़ उनसे शादी हो और कोई दूसरी में खोजूं, तीसरे खोजूं। वैसे ही दिमागी रूप से मेरी शादी हो गई है, जो पारदर्शिता से और जो उत्तरदायित्व का है, ट्रांसपेरेंसी है, अधिकार, जनता के प्रति अधिकार का जो भाव है, इन बिंदुओं से जब मेरा विवाह हो चुका है मानसिक रूप से, तो अब ये तो प्लेटोनिक लव जीवन भर रहेगा, ये समाप्त तो हो नहीं पाएगा। इसके लिए मेथड के लिए जैसे मैं पहले जब सेवा में था, तब मैं सेवा की सीमाओं के अंदर करता था। सेवा से जब मुझे वो जबरिया रिटायर कर दिया, तो मैं उसके दूसरी सीमाओं में करने लगा, आपने जेल भेज दिया, तो मैं उसके और आयाम का प्रयास करूँगा। लेकिन जो मेरा उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ हासिल कर पाऊँ, क्योंकि अपने लिए हासिल करना ही अगर मात्र उद्देश्य होता तो मुझे लगता है कि मैं सेवा से आराम से कर सकता था कहीं। और ये भी बहुत बड़ी बात नहीं थी कि मैं डीजी बन जाता और फिर गवर्नर बन जाता, ये सब इतना असंभव काम नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ललक थी, है, और जीवन पर्यंत रहेगी कि मैं व्यवस्था में जो परिवर्तन है, व्यवस्था की जो त्रुटियां हैं जिनसे आम आदमी त्रस्त है, जो जानकारी के अभाव में या साहस के अभाव में या ताकत के अभाव में या अवसर के अभाव में नहीं कह पा रहा है, उन बातों को सामने रखूं, यह मेरी दृढ़ इच्छा थी, है और रहेगी। और उसके लिए मेरे वश में जो भी संभव प्रयास होगा मैं अवश्य करूंगा। तो सर, अभी छूट करके आए, सबसे पहले आप मन में क्या सोच रहे हैं? कुछ तो वर्क नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, वो क्या है आपके दिल में? देखिए, 3-4 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जाहिर सी बात है कि मैं 7 महीने जहाँ रहा, वहाँ की बहुत सारी परेशानियाँ मैंने देखी। जेल में तमाम परेशानियाँ हैं, कुछ तो संस्थाबद्ध परेशानियाँ हैं, जैसे गवर्नमेंट के लेवल पे हैं, पॉलिसी के लेवल पे हैं। उदाहरण के लिए, जेल में कई गरीब लोग हैं, आप और हम जानते हैं, जिनको बेल तक का पैसा नहीं है, जमानत तक का पैसा नहीं है। उनको दिन भर जब उनसे काम भी लिया जाता है, काम नहीं करने पर उनकी पिटाई भी होती है, और उसके बदले उनको दिन भर में 25 रुपये सरकार दे रही है आज के समय, 25 रुपये। उस 25 रुपये में 5 रुपये विक्टिम को चला जाता है, यानी इसको मिलता है 20 रुपये। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। मुझे लगता है कि 40% कम से कम ऐसे लोग होंगे जो वही 600 रुपये में अपना जीवन काट रहे हैं। तो क्या मेरा यह मानना है कि क्या एक व्यक्ति से आज के समय में 25 रुपये या 20 रुपये दिहाड़ी पे काम लिया जाना उचित है? मुझे तो लगता है ये जो हम कहते थे निहलों की सरकार कहते थे, और निहलों के खिलाफ जैसे मान ली तमाम लोगों ने संघर्ष किया और विद्रोह किया, तो क्या निहलों का भी शायद वह स्थिति नहीं था कि 25 रुपये पर दिन भर काम लें?
दिहाड़ी आज के समय 300-400 है, तो क्या जेल में जो बंद हैं इसीलिए कि वो जेल में है उनसे 25 रुपये लिया जाए? इस प्रकार की जो संस्थाबद्ध समस्याएं हैं, या जेल में कैदियों को मुझे देखिए बाहर जाड़े में भी, कड़कड़ाते जाड़े में भी बाहर नहाना पड़ता है, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, सुविधाएं नहीं हैं, तमाम और चीज़ें हैं, नीचे ज़मीन पर सोना पड़ता है। खुद मेरे बैरक में 2-3 बार सांप आ गया, आप सोए हुए हैं, सांप बगल में है, आप नीचे सोए हुए हैं, तो ये सब अमानवीय स्थितियाँ हैं। इन स्थितियों से भी सुधार की ज़रूरत है। उसके अलावा कुछ जेल के जो लोग हैं उनके द्वारा कृत कार्रवाइयाँ हैं, तो एक तो जेल के सुधार की बात है। बाकी जहाँ तक हुआ कि जहाँ तक सामाजिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से सक्रियता बनाने का प्रयास करना, कुछ कंट्रीब्यूट करना, यह जो मैं पहले चाहता था वो अभी भी चाहूँगा। जो लोग मेरे साथ आ पाएंगे, मैं किस हद तक सफल होऊंगा, इच्छा रखना और उसमें सफल होना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरी इच्छाएं हैं, इच्छाएं अनंत है कि मैं कुछ कर सकूं। ईश्वर की इच्छा होगी तुम कुछ ना कर पाओ तो कुछ नहीं होगा, जो उनकी इच्छा होगी वही होगा। थैंक यू वेरी मच। आप अभी देख रहे थे, मैं अमिताभ ठाकुर जी से बात कर रहा, जो कि पूर्व आईपीएस रहे, और आपने देखा यहाँ बैनर पे जबरिया रिटायर, जबरिया जेल, जबरिया क्वेश्चन मार्क आगे लगा हुआ है। बात की उनसे, तमाम बातें आपके बीच में रखी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और इसमें कमेंट जरूर करिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, और सब्सक्राइब कर दो, जितना ज़्यादा हो सके। ये वीडियो शेयर जरूर करें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।